नमस्कार। अभी हम आ पहुँचे हैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन के पास। और जैसा कि आप सभी क्षेत्रवासियों को पता है कि डॉक्टर अभिषेक रामाधीन पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवा की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि स्वास्थ्य सेवा इनका पेशा है और इस कार्य में इन्हें महारत भी हासिल है। और ये लगातार कार्य अपने पूरे चतरा लोकसभा में ये करते आए हैं उस क्षेत्र में। उसके अलावे अगर बात करें युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जिस तरह से ये खेल में रुचि लेते हैं, फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट मैच हो, अन्य कोई भी जगह हो जहाँ पे महिलाओं को बढ़ावा देने की बात हो या अन्य कोई भी कार्य जो क्षेत्र के विकास में साधक बन सकता है, उसमें ये अपनी भूमिका बहुत बड़े पैमाने पे निभाते आ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये लोकसभा चुनाव लड़ने की इनकी चर्चा है, ये इस विषय पे क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इटखोरी मेरा घर है, सोनिया में मेरा जन्म हुआ है और आज जो हमारी स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारा हर एक क्षेत्र में विकास हो और हमारी जो सबसे बड़ी एसेट है जो माँ भद्रकाली मंदिर, और आज के दिन में आप भी जान रहे होंगे जो बीच बीच में जो इतने सारे क्लिप्स भी आ रहे थे, जिस हिसाब से सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है और न्यास बोर्ड और भद्रकाली प्रबंधन समिति के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं आज के दिन में सरकार को उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार दोनों के बीच में, दोनों को एक टेबल पे लाके चीज़ों को रिजॉल्व कराए, क्योंकि वो जो अपनी भद्रकाली की जो मंदिर है वो हमारी सबसे बड़ी एसेट है। अगर उसका ठीक तरह से ग्रोथ होता है तो हमारे पूरे इटखोरी प्रखंड का और उसके आसपास के जितने भी जगह है उसका बहुत ग्रोथ हो सकता है। हमारी जो इटखोरी है आज के दिन में बाबा धाम जो देवघर में है, उससे तर्ज पे हम लोगों को भी एक नीति बनानी चाहिए, सरकार को उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और ये जो फूट डालो राज करो की जो नीति बनाई हुई है, आपस में ही लोकल लोगों को लड़ाया जा रहा है, यह बहुत गलत हो रहा है। दरअसल मैं दर्शकों को एक बात यह बता दूं कि चतरा लोकसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो इनका एक आग्रह था कि हम प्रखंडवार बात करेंगे, और आज बात हम इटखोरी प्रखंड पे करने के लिए आए हैं, इसीलिए ये बार बार इटखोरी प्रखंड का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या इटखोरी में है रोज़गार को लेकर के। और जो लोग आप जैसा देखते होंगे कि कुछ लोग झोपड़ी बना के कुछ व्यवसाय भी कर रहा है, लेकिन समय आने पर उन्हें प्रशासन आती है उठा के एकाएक बुलडोजर वाली नीति जो चलती है, उस संदर्भ में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, सरकार की जो ऑर्गेनाइज्ड सरकारी नौकरी तो है नहीं। सरकार अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रही है बहुत सफलता भी नहीं मिल रही है उसमें। जो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जो ठेले वाले हो गए, गुमचे वाले हो गए, उनके ऊपर जो हमेशा पुलिस का, दूसरे जो लोग हैं उनका जो खतरा मंडराता रहता है, अगर हम उनको एनएसडीसी के अंदर में अगर प्रबंधन करा देते हैं तो उनको एक वैलिडिटी मिलेगी। तो भले ही एक बात कहें कि वो लोग जो स्वरोजगार जिसके बारे में आज के दिन में हम लोग बात करते हैं, तो जितने हज़ारों लोग जो हमारे आज के दिन में जो व्यवसायी हैं, कम से कम सैकड़ों में तो है, जो छोटे मोटे लोग हैं, बाकी हैं जो होटल्स वाले हो गए। तो जब ये एनएसडीसी में इनका निबंधन होगा तो वो अपने आप को सरकारी पोर्टल में पाएंगे और इनकी आज के दिन में जो एब्यूज हो रही है उसको काफ़ी हद तक रोका जाएगा। इसके अलावा मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव भी रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारा जो खासकर जो इटखोरी है, सिर्फ इटखोरी नहीं, अगर चतरा के दूसरे जगहों की बात करें तो जैसे टंडवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन गया है, तो एक इटखोरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसी तर्ज पे दूसरे प्रखंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना के जो वहाँ के व्यापारी लोग हैं उनको एम्पावरमेंट करना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ की इमाइग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक गांव, हर एक घर का लोग, अगर आज के दिन में हम दिल्ली जाएं, अगर आज के दिन में हम बॉम्बे जाएं, तो वहाँ का सबसे बड़ा जो वर्क फोर्स है वही झारखंड से, हमारे घर से है। तो कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे पास में अगर कुछ नहीं है, उनको अगर प्रबंधन नहीं मिल रहा है, उनको अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो दूसरी व्यापार हो या बाकी जगह हो, तो हमको लोगों को
लोकल लेवल पे इन्वॉल्व करने के लिए हमें अच्छी नीति बनानी चाहिए और इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। चाहे लोगों का इन्वॉल्वमेंट कृषि में हो, चाहे जैसे अपनी ITI जो बनी हुई है और जो अरबत्ता पंचायत में है, आज तक जो है सो नहीं फंक्शनिंग हो पाई है। अगर वो ITI खुली होती तो हमारे बच्चे बहुत सारी जो कौशल विकास है वो वहाँ से करके अपने यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपने अंदर में ही चीज़ों को डेवलप कर सकते थे। एक अगर कोई स्किल्ड आदमी है तो वो अपने जगह पे 10 लोगों को नौकरी दे सकता है। अभी तो सरकार जिस ITI की आप बात कर रहे हैं उसके मंत्री भी वहीं चतरा से हैं, तो अब इसके बाद क्या उम्मीद किया जा सकता है कि वो ITI खुलेगा भी कभी? मेरा मंत्री जी से बार बार अनुरोध रहा है और फिर मैं दोबारा अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि ITI जो अपनी है वो एक बहुत उम्दा चीज़ होगी अगर उसको जितनी जल्दी से जल्दी, चाहे जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको रिजॉल्व करके उसको जल्दी से जल्दी खोला जाए और वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। और जो चीज़ बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि आज के दिन में बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसमें आज के दिन में हमारे मंत्री जी भी कौशल विकास मंत्री हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन क्या कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनको इस पर एक्सट्रीम अलर्ट मुद्रा में उनको काम करना चाहिए और ITI को जल्दी से जल्दी अपने लोगों के लिए खोलना चाहिए। सर, स्वास्थ्य क्षेत्र आपका प्रमुख क्षेत्र रहा है और इटखोरी को आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे देख पाते हैं? स्थिति बहुत दयनीय है। एक अपना इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर्स नहीं है, सरकार डॉक्टर्स को पदस्थापित भी नहीं करती है। इटखोरी इतना बड़ा प्रखंड है, लाखों लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन बिना डॉक्टर्स के अगर सामुदायिक 1 या 2 डॉक्टर हार्डली रहते हैं, तो उतने बड़े क्षेत्र के लिए ज़रूरत अगर सही तरीके से बात करें तो कम से कम 100-50 डॉक्टर्स की कम से कम ज़रूरत है और मिल नहीं रहा। अगर जिन डॉक्टर्स को वहाँ पे शायद पोस्टिंग भी देते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट स्वास्थ्य केंद्र में, तो बाकी सुविधाओं के कारण वहाँ नहीं रहना चाहते। मैं उनको भी नहीं बोलूँगा कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगर कोई नहीं रहना चाहता है तो आप जितने रांची में जितनी सैलरी देते हो, आप उससे ज़्यादा पैसे दे के डॉक्टर्स को वहाँ रख सकते हो। और ऐसा होना चाहिए कि जो लोग रूरल एरिया में जाना चाहे, जो डॉक्टर्स, उनको ज़्यादा सैलरी दे के उनको वहाँ रखा जाए। उनको डॉक्टर्स को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी, आप सिर्फ वहाँ छोड़ दोगे तो मुश्किल होता है उनके लिए भी। तो सरकार को स्वास्थ्य नीति थोड़ी अपनी सुधारनी चाहिए और जिस हालत में आज के दिन में इटखोरी का जो स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम है, जो छोटी मोटी बीमारी के लिए भी लोगों को रांची जाना पड़ता है, छोटी मोटी बीमारी के लिए लोग कम से कम हजारीबाग जाना पड़ता है, तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बाकी की क्या बात कहूँ, छोटा सा पैरासीटामोल तक खरीदने के लिए लोगों को 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल गुड। डेफिनेटली वी नीड टू डू अ लॉट। हम लोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है उसमें, हर एक वर्ग को, और ख़ासकर सरकार को अपनी स्वास्थ्य नीति बदलनी होगी। जो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा फंड्स बढ़ाने होंगे और जिस हिसाब से आज के दिन में स्वास्थ्य की स्थिति में हम लोग बेसहारा हैं बिल्कुल पूरी तरह से, हमें वहाँ पे सहारा सरकार को देने के लिए मेहनत करना चाहिए। सर, चूँकि आप अपने चैम्बर में हैं, आपके काफ़ी मरीज भी बाहर हमने देखे हैं, अंतिम प्रश्न के रूप में मैं लूँगा कृषि के विषय में थोड़ा सा आप, चूँकि हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, यही सब चीज़ों से जूझ रहा है, तो एक कृषि का, आप कृषि को कैसे देखते हैं? देखिए, कृषकों से मेरी बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। बचपन में दादाजी थे, चाचा जी हैं, और बचपन में खुद मैंने भी खेतों में काम करा है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस समय थी और आज है, हमारा कृषक वर्ग पूरी तरह से बारिश पे डिपेंडेंट है, और ये तब है जबकि हमारे पास इतना बड़ा डैम है अपने टोंगाटाट पंचायत के पास, जो वहाँ पे जो डैम है, अगर उसको हम लोग तरीके से यूज़ कर पाते तो आज के दिन में जैसे पंजाब खुशहाल है, उनके पास में उतने डैम्स हैं और बहुत सारी जगह हैं जहाँ खुशहाल हैं। अगर उस डैम को हम लोग तरीके से यूज़ करें तो मुझे लगता है जो कृषक आज के दिन में भी हमारा जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, जो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है जो वहाँ है, और ये जो कृषक जो काम नहीं हो पाता है, जो आपकी खेती जो बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण लोगों को बाहर जाके ईंटा उठाना और बाकी सब कामों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए
और अपने डैम को अगर तरीके से यूज किया जाए, उसको थोड़ा सा बनाया जाए और उसके थोड़ा चैनलाइजिंग की जाए, तो कृषकों की सबसे बड़ी समस्या सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो आज के दिन में जो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है पूरी तरह बारिश पे, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो हमें डेफिनेटली उस पर सोचने की ज़रूरत है और हमारे डैम का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करें तो हमारा जो प्रखंड है और जो डैम के आसपास के जितने भी एरिया हैं, तो उसको हम लोग बहुत संपन्न बना सकते हैं। बातें बहुत कुछ थी इनसे करने को, लेकिन चूंकि हम इनके चैम्बर में आए हुए हैं, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, चूंकि हम इनके अस्पताल में अभी पहुंचे हुए हैं, रातूरुट स्थित जो इनका अपना अस्पताल है, डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, और बाहर कुछ मरीज हैं। तो बात तो करनी थी वुमेन्स एम्पावरमेंट पे, महिलाओं के संबंध में, और भी युवाओं से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल थे, किंतु इन्होंने चूँकि हर प्रखंड के विषय में अलग से बात करने का समय निर्धारित किया है, तो हम उन चीज़ों को अलग प्रखंडों में जोड़ते हुए इनके विचार को जानेंगे। और इन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो कही, और उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार तो है लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो लोगों को इनरोलमेंट करना। तो ये सब 2-3 बातें जो है, इन बातों पर लोग किस तरह से ध्यान देते हैं और इनके विचारों को लोग किस तरह से लेते हैं, हम उस पर आगे अन्य प्रखंड पे जब बात करेंगे तो आपकी भी राय लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर आप दूसरे प्रखंड में मिलेंगे। डॉक्टर अभिषेक, मैं बार बार यही फिर दोबारा बोलूँगा एक चीज़ कि जो अपनी NSDC की जो इनरोलमेंट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, उससे लोगों को बहुत एम्पावरमेंट मिलेगा और हम लोगों को और सरकार को उसके तरफ थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। अगर ये काम हो जाता है तो युवा हो गए, जितने दुकानदार हो गए, सब बहुत अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे और बहुत बड़ी शक्ति आएगी उनके हाथ में। धन्यवाद। तो हम फिर मिलेंगे अगले किसी प्रखंड पे बात करने के लिए डॉक्टर अभिषेक रामाधीन से।